Hello students, welcome to HK Academy. Today we are going to start the sixth chapter of the series called Public Administration in India. Students, आज हम भारत में लोक प्रशासन सीरीज का छठा अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस इज चैप्टर कोड डिसेंट्रलाइजेशन इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। स्टूडेंट्स, इस अध्याय में जिन थीम्स को शामिल किया गया है वह है इंट्रोडक्शन परिचय, डेवलपमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीयकरण का विकास, मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीयकरण का अर्थ या विकेंद्रीयकरण की परिभाषा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीयकरण की विशेषताएं, सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीयकरण का महत्व। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्टूडेंट्स, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन with republic parliamentary form of governance at national level comprising of the council of ministers who are collectively accountable to the elected house of people or the Lok Sabha. Similar structure of governance is replicated at the state level as well, which together constitute to form the Union of India. To ensure proper growth and development of an emerging economy like India, which possesses such vast diversity in culture, tradition, and thought process, a system assuring in good governance is faith. So, स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें मंत्री परिषद शामिल होती है जो सामूहिक रूप से निर्वाचित सदन या लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। शासन की एक समान संरचना को राज्य स्तर पर भी दोहराया गया है और यह दोनों एक साथ मिलकर भारत संघ का गठन करते हैं। संस्कृति, परंपराओं और विचार प्रक्रिया में इतनी विशाल विविधता रखने वाली भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के समुचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए सुशासन की शुरुआत करने वाली व्यवस्था की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ शब्दों का यूज़ किया गया है जैसे संसदीय शासन प्रणाली, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। सो इनके बारे में जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। संसदीय शासन प्रणाली मीन्स संसदीय व्यवस्था, अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जिसका केंद्र संसद होती है। यह सामान्य भाषा में कहे तो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी तरीके से यहाँ पर हाउस ऑफ द पीपल वर्ड का यूज़ किया गया है। हाउस ऑफ द पीपल मीन्स एक ऐसा हाउस जो लोगों को इंडिकेट करता हो, या फिर हम ये कहें कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा भी कहा जाता है। इनिशिएटिव टू एंश्योर डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल्स वर मैंडेटेड कॉन्स्टिट्यूशनली थ्रू द 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र सुनिश्चित करने की पहल को संवैधानिक रूप से 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनिवार्य किया गया था। स्टूडेंट्स, एक बात का आप ध्यान रखिए, हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं और डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, पावर को जमीनी स्तर तक पहुंचाना। और जो ये 73वां और 74वां जो संवैधानिक संशोधन है ये पंचायती राज व्यवस्था और नगर पंचायत से संबंधित है, नगर निगम से संबंधित है। The 9th 5-year plan initiated during the Prime Ministership of Shri Atal Bihari Vajpayee proceeded
the principle of cooperative federalism with major devolution of power and resources between the three tiers of governance, center, state and local, and was also seen as one of the major attempts to bring in people's active participation in the governance process and for a planned campaign to bring in development to the grassroots. सो स्टूडेंट्स, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी जो समय अवधि थी वो थी 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना को बेसिकली 9वीं पंचवर्षीय योजना को श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान आरंभ किया गया था, शुरू किया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना में स्थानीय शासन प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय भागीदारी के लिए या फिर लोगों की सक्रिय भागीदारी लाने के लिए और जमीनी स्तर पर विकास लाने के लिए एक योजनाबद्ध अभियान चलाने के प्रमुख प्रयास के रूप में शासन के 3 स्तरों केंद्र, राज्य और स्थानीय के बीच शक्ति और संसाधनों के प्रमुख हस्तांतरण के साथ सहकारी संघवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। तो ये सहकारी संघवाद या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मीन्स a combination of cooperation and interdependence between the center and state to ensure smooth governance of the country। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो सहकारी संघवाद है जिसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, उसका मतलब है देश के सुचारू शासन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और इंटरडिपेंडेंस का संयोजन करना। सहकारी संघवाद का सिंपल मतलब है जहां पर केंद्र और राज्य इनके बीच में कोऑपरेशन होता है, इनके बीच में इंटरडिपेंडेंसी होती है ताकि देश का जो गवर्नेंस है, जो राष्ट्र की गवर्नेंस है, वह अच्छे से संचालित हो सके। नेक्स्ट थीम इज डेवलपमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन जो शब्द है उसके विकास की बात कही जा रही है कि उसका विकास किस तरीके से हुआ है। सो द वर्ड यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है तो हमें सेंट्रलाइजेशन को भी समझना होगा, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन से फिर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। द वर्ड सेंट्रलाइजेशन केम इनटू यूज इन फ्रांस इन 1794 एज द पोस्ट रिवॉल्यूशन फ्रेंच डायरेक्टरी लीडरशिप क्रिएटेड अ न्यू गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। केंद्रीयकरण शब्द को सबसे पहले फ्रांस में 1794 ईस्वी में प्रयोग में लाया गया था, क्योंकि क्रांति के बाद फ्रेंच डायरेक्टरी नेतृत्व ने एक नई सरकारी संरचना बनाई जो सेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड थी। द वर्ड डिसेंट्रलाइजेशन केम इनटू यूजेस इन द 1820s मीन्स जो विकेंद्रीयकरण है उस शब्द का उपयोग 1820 ईस्वी के दशक में किया जाना आरंभ हुआ। द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज सीन एज ए मेजर इनिशिएटिव टू सपोर्ट ग्रासरूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी। विकेंद्रीयकरण के विचार को लोकतंत्र के जमीनी स्तर के समर्थन के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में देखा जाता है। The term decentralization can be traced back to 1820s and is evident from writing of Alexis de Tocqueville। 1820 के दशक से विकेंद्रीयकरण शब्द प्रचलित हुआ, जिसका स्पष्ट उल्लेख एलेक्सिस de Tocqueville के लेखन का इन 1863 retired French bureaucrat Maurice Bloch wrote an article called Decentralization for a French journal that reviewed the dynamic of government and bureaucratic centralization and recent French efforts at decentralization of government functions। So students, 1863 ईस्वी में फ्रांस के नौकरशाह मोरिस ब्लॉक ने फ्रांसीसी पत्रिका के लिए एक आर्टिकल लिखा था, एक
रेख लिखा था जिसका नाम था विकेंद्रीयकरण। इस रेख में मॉरिस ब्लॉक ने सरकार और नौकरशाही केंद्रीयकरण की गतिशीलता और सरकारी कार्यों के विकेंद्रीयकरण पर हाल के फ्रांसीसी प्रयासों की समीक्षा की थी। यानी कि 1863 ईस्वी में जो फ्रांस गवर्नमेंट थी वो किस तरीके से विकेंद्रीयकरण को लाना चाहती थी, उसके लिए वे क्या प्रयास कर रही थी, इसका वर्णन फ्रेंच ब्यूरोक्रेट मॉरिस ब्लॉक ने 1863 ईस्वी में अपने रेख डिसेंट्रलाइजेशन में किया है। टोकविले Rashidi Tocqueville advocated decentralization and wrote that decentralization has not only an administrative value but also a civic dimension, since it increases the opportunities for citizens to take interest in public affairs। बेसिकली विकेंद्रीकरण का सपोर्ट करते हैं टोकविले। इनकी बहुत सारी किताबें भी है जैसे डेमोक्रेसी इन अमेरिका, अमेरिकन डेमोक्रेसी, इस तरीके की इनकी किताबें हैं। सो टोकविले ने डिसेंट्रलाइजेशन की वकालत की है, उसको सपोर्ट किया है और वह उसको सपोर्ट करते हुए लिखते हैं कि विकेंद्रीकरण का न केवल एक प्रशासनिक मूल्य है बल्कि एक नागरिक आयाम भी है, क्योंकि यह नागरिकों के लिए सार्वजनिक मामलों में रुचि लेने के अवसरों को इंक्रीज करता है, को बढ़ाता है। In the early 20th century, America's response to the decentralization of economic weight and political power was a decentralist movement। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आर्थिक संपदा मीन्स इकोनॉमिक वेट और राजनीतिक शक्ति पॉलिटिकल पावर के केंद्रीयकरण के प्रति अमेरिका की प्रतिक्रिया एक विकेंद्रवादी आंदोलन की थी। मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम डिसेंट्रलाइजेशन से क्या समझते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन शब्द का विकास किस तरीके से हुआ है, ये चीज़ हमने जानने की कोशिश की। नाउ अब इसकी मीनिंग क्या है। सो वेरियस डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एज गिवन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, यानी कि जो हमारे प्रशासनिक विचारक है जैसे फ्राइडमैन हुए और भी विचारक है जिन्होंने विकेंद्रीयकरण की परिभाषाएं दी है। फ्राइडमैन लिखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो सीन एज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी authority and functions from a superior governmental unit to a lower governmental unit। सो फ्राइडमैन विकेंद्रीकरण को एक श्रेष्ठ सरकारी इकाई से निम्न सरकारी इकाई के लिए जिम्मेदारी, अधिकार और कार्यों के हस्तांतरण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। यहाँ पे फ्राइडमैन ने डिसेंट्रलाइजेशन को एक प्रोसेस के रूप में देखा है जिसके द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और फंक्शंस को ट्रांसफ़र किया जाता है एक हायर अथॉरिटी से एक लोअर अथॉरिटी के पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1957। डिसेंट्रलाइजेशन एज ए प्रोसेस whereby the government diverts itself completely of certain duties and responsibilities and devolves them onto some other authority। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने भी विकेंद्रीकरण को परिभाषित करते हुए कहा था कि विकेंद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार अपने आप को कुछ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से पूरी तरीके से मोड़ देती है और उन्हें किसी अन्य प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देती है। यहाँ पे ये कहा गया है कि विकेंद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो सरकार है या फिर हम ये कहें जो हमारी गवर्नमेंट है वो अपने कुछ काम को किसी दूसरी जो अथॉरिटी है उसको ट्रांसफ़र कर देती है और उस काम से पूरी तरीके से अपने आप को अलग कर देती है, वो होता है विकेंद्रीकरण अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चीमा एंड रोडिनेरी। Decentralization refers to transfer of planning, decision making or administrative authority from central government to its field organization, local administrative units, semi-autonomous and pastoral organization, local government or non-governmental organization। चीमा और रोडिनेरी विकेंद्रीकरण के संबंध में लिखते हैं कि विकेंद्रीकरण केंद्र सरकार से अपने क्षेत्रीय संगठन, स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों, अर्ध स्वायत्त और पशुचारण संगठनों, स्थानीय सरकार या गैर सरकारी संगठनों को योजना,
निर्णय लेने या प्रशासनिक प्राधिकरण के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। सो चीमा और रोडिनेरी भी डिसेंट्रलाइजेशन को एक तरीके से प्रोसेस मानते हैं जो ट्रांसफ़र करता है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी लोकल जो गवर्नमेंट्स है, उसकी जो लोकल बॉडीज़ है उनमें। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की विशेषताएं। सो अकॉर्डिंग टू विद्युत चक्रवर्ती एंड प्रकाश चंद, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि विद्युत चक्रवर्ती और जो प्रकाश चंद है इन्होंने विकेंद्रीकरण की अवधारणा की कुछ विशेषताएं बताई है। जैसे इट इज़ both a philosophy and institutional mechanism which seeks to decenter the power from its traditional centers to far-flung areas with a view to empowering local communities। यह एक दर्शन और संस्थागत तंत्र दोनों है, यानी कि जो विकेंद्रीकरण है वो एक दर्शन भी है और साथ साथ एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी है, मीन्स ये संस्थागत तंत्र भी है जो स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए, स्थानीय समुदायों को एम्पावर करने की दृष्टि से शक्ति को अपने पारंपरिक केंद्रों से दूर दराज के क्षेत्रों में केंद्रित करना चाहता है। Autonomy forms the heart of decentralization and yardsticks measure the nature of decentralization। ऑटोनोमी काफ़ी इम्पोर्टेंट है डिसेंट्रलाइजेशन में। सो ऑटोनोमी स्वायत्तता विकेंद्रीकरण का दिल बनाती है और विकेंद्रीकरण की प्रकृति को मापने का पैमाना है, यानी कि स्वायत्तता जो है, जो ऑटोनोमी है, उसी के द्वारा ही विकेंद्रीकरण की प्रकृति को मापा जा सकता है। Decentralization as no fixed ideological century, it is an fact used by both the left and the right for justifying their respective positions। विकेंद्रीकरण का कोई निश्चित वैचारिक अभ्यारण्य नहीं है, मीन्स इसका कोई एक वैचारिक, या हम ये कहें कि इसकी कोई एक अपनी पर्टिकुलर विचारधारा नहीं है जिससे विकेंद्रीकरण अपने आप को कनेक्ट करे। यह वास्तव में वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही विचारधाराओं द्वारा अपने संबंधित पदों को सही ठहराने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि विकेंद्रीकरण शब्द का वामपंथी विचारक भी यूज करते हैं और दक्षिणपंथी विचारक भी यूज करते हैं, और वे अपने अपने पदों को सही ठहराने के लिए अपने अपने अकॉर्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन शब्द का यूज करते हैं। द रिसेंट स्प्रेड ऑफ एंथुसियाज्म for decentralization can be attributed to globalization, as the votaries of globalization are actively advocating for localization to decentralization for development। विकेंद्रीकरण के आर के उत्साह के लिए वैश्वीकरण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि वैश्वीकरण के समय तक विकास के लिए विकेंद्रीकरण के माध्यम से स्थानीयकरण की सक्रिय रूप से वकालत कर रहे हैं। अब यहाँ पे विकेंद्रीकरण को ग्लोबलाइजेशन से कनेक्ट करने की कोशिश की है विद्युत चक्रवर्ती और प्रकाश चंद जैसे विचारकों ने। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण का सिंपल मतलब है कि जो स्थानीयकरण है उसको बढ़ावा देना, और जो विकेंद्रीकरण है उसके द्वारा स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया जाता है, लोकलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है उसके द्वारा। डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन by creating new institutional space beyond the center and thereby ensure further deepening of democracy। विकेंद्रीकरण केंद्र से परे नई संस्थागत जगह बनाकर लोगों की भागीदारी को सुगम बनाता है और इस तरह लोकतंत्र को और गहरा करना सुनिश्चित करता है। यहाँ इस पॉइंट को हम इस माध्यम से समझ सकते हैं कि विकेंद्रीकरण जो है वो केंद्र से अलग एक नई इंस्टीट्यूशनल स्पेस क्रिएट करता है, एक इंस्टीट्यूशनल जगह बनाता है जहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस में। इसके लिए हम एग्जाम्पल दे सकते हैं नगर पंचायत का, या फिर पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका हम एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं, उदाहरण के रूप में दिया जा सकता है। उदाहरण डिसेंट्रलाइजेशन ऑल्सो इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस अमंग लोकल कम्युनिटीज टू गवर्न देयर ओन अफेयर। विकेंद्रीकरण स्थानीय समुदायों के बीच अपने स्वयं के मामलों को नियंत्रित करने के लिए विश्वास पैदा करता है।
विकेंद्रीकरण जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनको ये एहसास दिलाता है कि वह अपनी समस्याओं को स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। The basis idea of decentralization is therefore sharing the decision-making authority with lower levels in organization, thereby improving their efficiency, effectiveness and responsiveness. विकेंद्रीकरण का मूल विचार निर्णय लेने के अधिकार को संगठनों में निचले स्तरों के साथ साझा करना है, जिससे उनकी दक्षता, प्रभावशीलता और जवाबदेहिता में सुधार हो सके। सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। Decentralization ensures the strengthening of democracy through increased people participation and control on governance. When the power of the center and state governments are decentralized to the lower level like districts, block and village, this further makes the democracy representative, accountable and responsive in true manner. विकेंद्रीकरण लोगों की भागीदारी और शासन के नियंत्रण में वृद्धि के माध्यम से लोकतंत्र की मजबूती सुनिश्चित करता है। जब केंद्र और राज्य सरकारों की सत्ता जिलों, ब्लॉकों और गांवों जैसे निचले स्तरों तक विकेंद्रीकृत होती है, तब ये लोकतंत्र को सही मायने में प्रतिनिधि, जवाबदेह, उत्तरदायी बनाता है। डिसेंट्रलाइजेशन का महत्व किस तरीके से? डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। जो एक्चुअल डेमोक्रेसी है, जो ये कहती है कि जो पावर है वो जनता के हाथों में होनी चाहिए, उस चीज़ को प्रमोट करता है डिसेंट्रलाइजेशन। इन अ डाइवर्स एंड हेटेरोजेनस सोसाइटी लाइक इंडिया, decentralization can contribute to identify the crucial and significant issues pertinent to a particular region. With the participation of citizens in development planning, leads to more creative, innovative and flexible administration, increased number of public goods etc. भारत जैसे विविध और विषम समाज में हम सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। ऐसे समाज में, भारत जैसे देश में जहाँ पर इतनी सारी विविधताएं हमें देखने को मिलती है, विकेंद्रीकरण किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने में योगदान करता है। विकास योजना में नागरिकों की भागीदारी के साथ अधिक रचनात्मक, अभिनव और लचीला प्रशासन की ओर जाता है, सार्वजनिक वस्तुओं की संख्या में वृद्धि करता है इत्यादि। According to Rajni Kotari, decentralization is an alternative system of governance based on people-centered approach to sort out the local level problems. He argues that the entire process would be for locating people at the center of power so that they become the basic engine of the development process. रजनी कोठारी का कहना है कि विकेंद्रीकरण स्थानीय स्तर की समस्याओं को हल करने के लिए जन केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित शासन की एक वैकल्पिक प्रणाली है। उनका मानना है कि पूरी प्रक्रिया लोगों को सत्ता के केंद्र में स्थापित करने के लिए होगी ताकि वे विकास प्रक्रिया के बुनियादी इंजन बन सके। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में जाना, डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ है, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में जाना। विभिन्न विचारकों ने डिसेंट्रलाइजेशन को किस प्रकार परिभाषित करा है वो हमने जानने की कोशिश की। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन की विशेषताओं और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या महत्व है, इसके ऊपर हमने प्रकाश डाला। आप सभी हमारे चैनल HK अकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।